अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों एसिड बेस इंडिकेटर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट इसका क्या है, टाइट्रेशन कर्व एंड इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर। तो आज हमने देखना है कि टाइट्रेशन कर्व कैसे बनेगी और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। इससे पहले हमने टाइट्रेशन के बारे में, एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में, बेसिक सोल्यूशन में इंडिकेटर क्या कलर शो करता है, क्यों शो करता है, इसी तरह एसिडिक सोल्यूशन में इंडिकेटर क्या कलर शो करता है, ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है। फिर हमने जो है ये भी पढ़ा कि हमें कौन सा इंडिकेटर जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, उसके कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिकेटर रेंज क्या होती है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। आज हमने बेसिकली क्या करना है कि हमने टाइट्रेशन कर्व और इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। कल हमने इक्विवेलेंस पॉइंट की डेफिनेशन तो बच्चों पढ़ी थी। आज हम देखेंगे कि टाइट्रेशन कर्व कैसे बनती है। टाइट्रेशन कर्व का मतलब होता है जैसे हमने ग्राफ बनाना है, जो डाटा हमें मिला है उस डाटा के अकॉर्डिंग हमने जो है बच्चों वो ग्राफ बनाना है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने पीएच कर्व बनानी है। पीएच कर्व का मतलब क्या होता है कि हमने ग्राफ बनाना है किन किन दो चीजों के दरमियान, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन के दरमियान और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट एडेड। ठीक है। टाइट्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, टाइट्रेंट का मतलब होता है वो वॉल्यूम जो हमने ब्यूरेट में लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्यूरेट है। ठीक है। इसमें हमने जो है वो अगर कोई एसिड लिया है या कोई बेस ली है, तो जहाँ पे जो भी हम एसिड या बेस का सोल्यूशन लेंगे जिसकी मोलैरिटी हमें पता होगी उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। क्लियर। और जो चीज़ हम फ्लास्क में लेते हैं उसको हम बोलते हैं एनालाइट। क्लियर हो गया। तो हमने ग्राफ जो है वो किसके दरमियान बनाना है, हमें क्या दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक हमें जो है पीएच पता होनी चाहिए सोल्यूशन की और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट ये पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको टाइट्रेशन का प्रोसीजर समझाया था तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हमने क्या करना है, सोल्यूशन हमने इसमें से ऐड कर लिया, इसमें हमने जो है वो इंडिकेटर के 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर लिए, फिर ऊपर से हमने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस ब्यूरेट में ऐड किया। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हम टाइम टू टाइम जो है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे और हमारे पास जो है वो जब इस टाइट्रेंट को ऐड करने से सोल्यूशन जो है वो फर्दर कलरलेस नहीं रहेगा, कलर शो करना शुरू कर देगा। इस टाइम पे हमने जो ऊपर वाला टाइट्रेंट है उसका वॉल्यूम नोट कर लेना है। ठीक है। तो ये बात हमने पढ़ी थी टाइट्रेशन के प्रोसीजर में, तो अभी मैं दोबारा उसको जो है वो नहीं बताऊंगी। तो हमने जस्ट करना क्या है, जब हमने ग्राफ बनाना है तो हमें दो चीज़ों का बताना चाहिए, एक तो जो सोल्यूशन की पीएच है वो कितनी है और दूसरा जो है वो वॉल्यूम टाइट्रेंट आपने इसमें कितना ऐड किया है। क्लियर हो गया। अब इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है बच्चों, बेसिकली दो चीज़ें देखनी है, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट। क्लियर। अब इक्विवेलेंस पॉइंट देखो क्या है, द इक्विवेलेंस पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट is added, amount of titrant, this one, amount of titrant is added just enough to neutralize the analyte solution completely। अब देखो बच्चों, अगर आपको टाइट्रेशन का प्रोसीजर याद हो तो मैंने क्या कहा था कि इसमें हमने एनालाइट में हमने एसिड लिया है और एसिड में हमने 2 से 3 ड्रॉप फिनोप्थलीन इंडिकेटर के ऐड किए हैं। ठीक है। फिनोप्थलीन इंडिकेटर क्या करता है कि एसिडिक में वो कलरलेस रहता है बट बेसिक सोल्यूशन में वो पिंक कलर शो करता है। यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या किया, ऊपर जो ब्यूरेट है इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल कर दिया। क्लियर। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले 2 से 3 ड्रॉप हमने सोल्यूशन में ऐड किए, उसके बाद हमने इस बीकर को या इस फ्लास्क को हिलाया। जब हम इस फ्लास्क को हिलाएंगे तो जो वो पिंक कलर इनिशियली शो हुआ था वो डिसअपेयर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज जब हमने इस बेस को इसमें ऐड किया है तो वो बेस इस एसिड के साथ रिएक्ट कर गई और इसने जो है वो सॉल्ट बना दिया, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है। फिर हम ऐड करते जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और यही रिएक्शन होता जाएगा। बीच में पहले कलर जो है वो पिंक से शो होगा, लेकिन जैसे हम फ्लास्क को हिलाएंगे वो पिंक कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा और सोल्यूशन दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है, बेसिकली यहाँ पे जो एनालाइट है इसमें HCl प्रेजेंट है बच्चों, ऊपर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे ऐड करते हो तो वो HCl के साथ करता है रिएक्ट और HCl से रिएक्ट करने के बाद वो बना देता है बच्चों सॉल्ट। क्लियर। यानी रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसीजर होना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स दैट जब आपके पास HCl सोल्यूशन बीच में भी प्रेजेंट है और ऊपर से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उस HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता जाएगा। अब एक पॉइंट वो आएगा जब आपके पास जितना HCl था आपने जब इसमें ऐड किया तो वो सारा का सारा जो है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी वो पॉइंट जहाँ पे आप जो है वो टाइट्रेंट को ऐड करो और वो HCl को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दे कंप्लीटली। ठीक है। यानी बाकी जो है वो HCl ना बचे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है कि जब आप फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के फर्दर इसमें ऐड करने से अब जो सोल्यूशन है वो कलरलेस नहीं होगा बल्कि अब सोल्यूशन जो है वो पिंक होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर एसिड खत्म हो चुका है, आपने इंडिकेटर जो है वो डाला हुआ है फिनोप्थलीन। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड होगा तो इंडिकेटर का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पिंक कलर होता है और वही पिंक कलर सोल्यूशन जो है वो शो करना शुरू कर देता है। क्लियर। तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहां पे अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट
को जब आप ऐड करते हो तो वो न्यूट्रलाइज कर दे एनालाइट के सोल्यूशन को कंप्लीटली। ठीक है, क्लियर हो गया। बच्चों देखेंगे कि जो टाइट्रेशन कर्व हम बनाएंगे ना वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। हाउ द पीएच ऑफ द एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन चेंज एज अ बेसिक और एसिडिक सोल्यूशन इज एडेड। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको जो टाइट्रेशन का टॉपिक समझाया ना, मैंने आपको क्या बोला कि ब्यूरेट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेना है। अगर फ्लास्क में HCl है तो ब्यूरेट में बच्चों बेस होगा, और अगर फ्लास्क में बेस है तो ब्यूरेट में क्या होगा, एसिड होगा। क्लियर। तो ये फर्स्ट पॉइंट उसने ये बताया कि इट शोज हाउ द पीएच ऑफ द एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन चेंज एज द बेसिक और एसिडिक सोल्यूशन इज एडेड। क्लियर हो गया। तो जब आप इस एसिड या बेस को ऐड करते हो तो अंदर जो एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन है वो कैसे अपनी पीएच को चेंज करता है। तो फर्स्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड टू चूज एन इंडिकेटर दैट विल शो व्हेन द टाइट्रेशन इज कंप्लीट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड। तो ग्राफ से आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कब टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, मींस कब सारा का सारा बेस जो है वो HCl के साथ एक करके न्यूट्रलाइज हो चुका है, और तब जो है वो इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, और वो भी आप ग्राफ से बता सकते हो। ठीक है। एंड द थर्ड वन, इट टेल अस द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन अकर व्हेन द इंडिकेटर चेंज द कलर। इक्विवेलेंस पॉइंट तो आपको बताएगा ना, आपको एंड पॉइंट भी बताएगा। और एंड पॉइंट क्या होगा, जब आपके पास जो है वो इंडिकेटर कलर शो करना शुरू कर देते। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि जब सारा का सारा HCl यूज हो जाएगा तो फर्दर जब आप बेस ऐड करोगे तो उस बेस के ऐड करने से क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज अब न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे, वी चूज एन इंडिकेटर with an end point close to the equivalence point। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो अब हमने जो है ना वो 3 इंडिकेटर यहाँ पे पड़े हैं, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, फिनोल्फ्थलीन है। आपने वो इंडिकेटर यूज करना है जिसमें आपका जो एंड पॉइंट है वो इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब हो। ठीक है, तो सारे के सारे सोल्यूशन में फिनोल्फ्थलीन बेहतर नहीं होगा ना, किसी में हम मिथाइल ऑरेंज भी ले लेंगे। तो एट द एंड आपने ये चीज सेलेक्ट करनी है कि कौन सा इंडिकेटर आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है। अब हमने क्या करना है बच्चों, कर्व बनानी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व। ठीक है, तो आपने बेसिकली बच्चों क्या करना है, आपने जो ब्यूरेट और बीकर में एसिड और बेस का सोल्यूशन लेना है वो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की आपने टाइट्रेशन करवानी है। एक चीज आप ब्यूरेट में ले लोगे और एक चीज आप क्या करोगे उसमें फ्लास्क में ले लोगे। ठीक है, तो हमारे पास जो HCl है ये भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों के दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चे, सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे। क्लियर हो गया। अब जरा प्रोसीजर को आपने ध्यान से देखना है। इनिशियली क्या होगा, सोल्यूशन में कंटेन होंगे ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिड कौन सा है, HCl है। ठीक है, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से अगर बताऊं तो ये हमारे पास फ्लास्क है और इस फ्लास्क में हमने क्या ऐड किया है बच्चों, एसिड। ठीक है, तो मींस जो ऊपर ब्यूरेट होगी उस ब्यूरेट में हम क्या ऐड करेंगे, फिर इस ब्यूरेट में हम ऐड करेंगे बच्चों बेस। क्लियर। तो यहाँ पे इनिशियली क्या होगा कि जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ HCl है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो जब कंप्लीटली आयनाइज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास जो pH का फार्मूला होता है दैट pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब है नेगेटिव है यहाँ पे, जितने ज्यादा बच्चों हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे सोल्यूशन की pH उतनी ही कम होगी। ऐसे ही है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी pH कम क्यों होती है, बिकॉज वो ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, और H पॉजिटिव का pH के साथ रिलेशन इनवर्स होता है बिकॉज सेंटर में नेगेटिव का साइन है। ठीक है, तो सोल्यूशन कंटेन्स ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड, अंदर जो है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, आयनाइज होगा कंप्लीटली और प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयन। जब H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। क्लियर। सेकंड में क्या होगा कि अब हम इस सोल्यूशन में ऊपर से जो है वो बेस ऐड करेंगे, और बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप ऐड करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी बच्चे, प्रोड्यूस करेगी OH नेगेटिव आयन, और OH नेगेटिव आयन ऑब्वियसली बात है बेस प्रोड्यूस कर रही है। तो जब OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो OH नेगेटिव आयन अंदर जो एसिड में H पॉजिटिव आयन है उसके साथ क्या कर रहे हैं बच्चों, रिएक्ट। जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मींस H पॉजिटिव आयन क्या आ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है,
अगेन आपके पास रिलेशन क्या है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। जब एच पॉजिटिव आयन बच्चों यहाँ पे कम हो रहे हैं, मींस ओएच के साथ वो रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन में कमी आएगी, तो पीएच क्या होगी सोल्यूशन की, फिर बढ़ जाएगी। मींस बेस के ऐड करने से सोल्यूशन की पीएच क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होगा कि जो बेस आप ऐड कर रहे हो वो एसिड के साथ रिएक्ट करती जा रही है और हमारे पास जो है वो सोल्यूशन क्या होता जा रहा है, न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। क्लियर। ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो गए होंगे बाय एडिंग द बेस। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड। ठीक है, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा और कब आएगा, जब अमाउंट ऑफ OH आप नेगेटिव ऐड करोगे वो इक्वल हो जाए अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव ओरिजिनली प्रेजेंट इन द एसिड। यानी इसका मतलब वही है कि जब आप ऊपर से ब्यूरेट से बेस ऐड कर रहे हो और जब वो बेस जो है वो एसिड के सोल्यूशन में गिर रहा है और उस बेस के ऐड करने से जितना भी एसिड था वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो गया है, तो वो पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर। यानी जिसमें अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव इज एडेड इक्वल होगा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव जो ओरिजिनली प्रोड्यूस होगा एसिड से। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब ये दोनों अमाउंट्स आपके पास बराबर हो जाएंगी तब आपके पास एक पॉइंट आएगा इक्विवेलेंस पॉइंट। आपने उस इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच को फाइंड कर लेना है। क्लियर। सो द पीएच ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन इज 7। क्लियर। तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट की पीएच है वो कितनी होगी, 7 होगी। इसमें क्या होगा कि सारा का सारा एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट द पीएच वैल्यू एट द एंड पॉइंट, अब ये तो है इक्विवेलेंस पॉइंट जहां पे जितना हाइड्रोक्सल था वो ऐड करने से सारा का सारा जो H पॉजिटिव था वो न्यूट्रलाइज हो गया है, यानी उसके साथ रिएक्ट कर गया है OH नेगेटिव H पॉजिटिव से। क्लियर। तो वो पॉइंट जहां पे दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। अब हम जब बच्चों फर्दर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बेस ऊपर से ऐड करेंगे तो बेस के ऐड करने से अब जो अंदर एसिड का सोल्यूशन है जो फ्लास्क में पड़ा हुआ है उसका सोल्यूशन जो है वो कलर शो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास फ्लास्क में HCl नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, वो पॉइंट जहां पे इंडिकेटर कलर शो करे उसको हम बोलेंगे वो होता है बच्चों एंड पॉइंट। ठीक है, और एंड पॉइंट की पीएच कितनी आई है, द पीएच वैल्यू एट द एंड पॉइंट चेंजेस अबाउट फ्रॉम 4 to 10। क्लियर हो गया। तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है उसमें पीएच आएगी 7 और एंड पॉइंट में पीएच क्या आएगी 4 to 10। क्लियर। अब देखना है कि कौन सा प्रेफरेबली बेटर इंडिकेटर है फॉर दिस टाइट्रेशन। क्लियर। तो इंडिकेटर 3 ही है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, फिनोल्फथलीन है, जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलो अब देखो नेक्स्ट, टाइट्रेशन हैव अ पीएच ऑफ 7 एट इक्विवेलेंस, सो फिनोल्फथलीन एज एन इंडिकेटर कैन बी यूज्ड एज दे शो अ डिफरेंट कलर इन द रेंज। ऑब्वियस ही बात है ना, अब 7 है आपके पास इक्विवेलेंस पॉइंट। अब अगर आप देखो हमारे पास जो है वो इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज है या मिथाइल रेड है या फिनोल्फथलीन है। फिनोल्फथलीन की जो रेंज है वो है 8.2 से 10 तक पीएच के, 2 ही पॉइंट्स हैं, और जो मिथाइल ऑरेंज है उसकी रेंज है 4.4 से 6.2। ठीक है, तो ज्यादा बेटर जो है वो कौन सा इंडिकेटर कलर शो करेगा, वो है फिनोल्फथलीन। तो आपने यहाँ पे यही देखना है कि ज्यादा बेटर कौन सा है। और आपको याद है कल मैंने, ठीक है, और यही बात जब कल मैंने यहाँ पे लिखी थी ना टेबल की, मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन की समझ आपको जो है वो जब आप कर्व बनाएंगे तब आएगी। तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर आप कब यूज कर सकते हो, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे टाइट्रेशन के लिए, और यही बात अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो प्रेफरेबली फिनोल्फथलीन जो है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट आता है 7 विच इज नियर टू दिस पीएच रेंज 8 to 10 के करीब करीब ही है ना ये इसकी। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम जरा इस ग्राफ को समझते हैं। वाई एक्सिस में हमने पीएच ऑफ द सोल्यूशन को लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम हमने ऐड किया है स्ट्रॉन्ग बेस का। क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ होगी, ब्यूरेट में। ठीक है, तो यहां पे है बेसिकली बेस। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, फ्लास्क में एसिड है। क्लियर है। हमने क्या करना है कि ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नीचे ऐड करते जाना है, फिर वो पॉइंट हमने देखना है जहाँ पे जितना HCl था वो सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो गया बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो पॉइंट क्या होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि फर्दर जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब इसमें ऐड करेंगे तब जो है वो अंदर जो सोल्यूशन है वो पिंक कलर शो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि अंदर एसिड अब सारा खत्म हो चुका है, हाइड्रोक्साइड जो है फिनोल्फथलीन की प्रेजेंस में पिंक कलर शो कर रहा है। इनिशियली हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो ये जो फ्लास्क है इसमें लिया हुआ है एसिड। अब यहाँ पे एसिड है तो इनिशियली क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन जो है वो क्या होंगे, ज्यादा। जब H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो आपके पास जो पीएच है सोल्यूशन की वो कैसे होगी, वो कम होगी।
तो यहाँ पे देखो पीएच कितनी है, 0-2 के दरमियान में, ये पीएच कम है, तकरीबन 1 है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा कि पीएच कम है बिकॉज ज़्यादा एच पॉजिटिव आइन है। ऐसा ऐसा ऊपर से जब बेस ऐड करना शुरू कर दोगे, जब आप बेस ऐड करना शुरू करें तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइल आयन से एच पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, तो मीन्स ऐसा ऐसा एच पॉजिटिव आयन कम होते जाएंगे। जब एच पॉजिटिव आयन जो है वो कम होते जाएंगे तो सोल्यूशन की पीएच भी क्या होगी बच्चों, बढ़ती जाएगी। अब ऐसा ऐसा ये देखो यहाँ पे सोल्यूशन की पीएच जो है वो बढ़ गई है। फिर यहाँ पे जो है वो एक स्टीप इंक्रीज आया, यहाँ पे तो देखो एक स्टीपनेस आई है, इसमें इंक्रीज आया है, ठीक है। तो ये सेंटर का वो पॉइंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट, और इसकी पीएच कितनी है, 7, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। इस इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या होता है बेसिकली कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने सारे के सारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया होता है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं वो है इक्विवेलेंस पॉइंट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब हम आपने ना 2 इंडिकेटर लिए हैं यहाँ पे, एक है फिनोल्फथलीन और दूसरा है मिथाइल। ज़्यादा प्रेफरेबली कौन सा अच्छा है, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस के लिए ज़्यादा अच्छा जो इंडिकेटर है वो फिनोल्फथलीन है। क्यों? बिकॉज इसकी जो 2 पॉइंट की रेंज है ना वो 8.2 से लेके 10 तक है, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंस पॉइंट के करीब करीब है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने ना यहाँ पे आपको कलर भी शो करके बताए हुए हैं कि आपके पास जो है वो अगर एसिडिक फॉर्म में होगा तो वो कलरलेस शो करेगा, और अगर बेस वहाँ पे ज़्यादा होगी तो पिंक कलर शो करेगा। मीन अगर 8.2 है पीएच तो कलरलेस होगा, अगर 10 है तो पिंक है, दरमियान में होगा तो वो मिक्सचर ऑफ कलर होता है जो कि यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा होता है आपको, ठीक है। इसी तरह अगर आप मिथाइल ऑरेंज लेते हो तो वो 7 से बिलो होती है और उसकी पीएच कितनी होती है, 4.4 से 6.2 के दरमियान। बट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर क्या है, फिनोल्फथलीन है। क्यों? बिकॉज इसका जो ये वाले पॉइंट्स हैं 2 वो इक्विवेलेंस पॉइंट के तकरीबन करीब हैं और ज़्यादा प्रेफरेबली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है और वीक बेस को यूज़ करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन आप HCl यूज़ करोगे, वीक बेस आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लोगे, यानी अमोनिया का सोल्यूशन जो होता है वाटर में। क्लियर है। तो चलो अब हम टाइट्रेशन करेंगे एक्वस अमोनिया की। एक्वस अमोनिया का मतलब क्या होता है कि आपने NH3 का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया हुआ है और आपके पास बन क्या रहा है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बन रहा है। क्लियर है। तो हमारे पास जो ये है एक्वस सोल्यूशन है और दूसरा क्या है, HCl है। इनिशियली क्या होगा, सोल्यूशन कंटेन ओनली वीक बेस। यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्लास्क है इसमें बेस होगी यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है, और ऊपर हमारे पास ब्यूरेट में क्या होगा, HCl। इनिशियली क्या होगा कि सोल्यूशन कंटेन ओनली वीक बेस, ठीक है। तो वीक बेस है वो पार्शली डिसोसिएट होगी। क्लियर है। पार्शली डिसोसिएट मींस लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में तो ज्यादा OH नेगेटिव आयन बनते हैं ना, और अगर बेस जो है वो वीक होगी तो कम OH नेगेटिव आयन बनेंगे, ठीक है। तो इनिशियली जो है हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होने की वजह से इनिशियली क्या होगी, पीएच जो है वो ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है ना सोल्यूशन में, बेशक पार्शली डिसोसिएट हुए हैं लेकिन OH नेगेटिव आयन यहाँ पे है ना, तो इन OH नेगेटिव आयन की वजह से क्या होगा कि पीएच जो है वो 7 से बढ़ जाएगी स्टार्ट में। अब आप ऊपर से क्या करोगे, ऊपर से यहाँ पे एसिड ऐड करना शुरू करोगे। आप एसिड ऐड करना शुरू करोगे तो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, और वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। एसिड जो है वो इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी एसिड जो है वो अंदर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को कम करता जाएगा। जब वो कम करता जाएगा तो अंदर जो है वो OH नेगेटिव कम होते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता पीएच क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। आपने ऐड किया HCl तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन की डिक्रीज होगी, क्योंकि HCl का जो H पॉजिटिव है वो इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है। OH नेगेटिव कम होते जा रहे हैं, तो जब कम होंगे पीएच जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में इक्विवेलेंस पॉइंट आने से पहले एक रीजन आएगा जिसको हम बोलेंगे बफर रीजन, ठीक है। तो बिफोर रीचिंग द इक्विवेलेंस पॉइंट दिस सिचुएशन इज अ बफर रीजन where the pH is changed more gradually। बैक इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले क्या आएगा, बफर रीजन, और बफर रीजन क्या होगा कि जहां पे pH ज्यादा जो है वो ग्रेजुअली चेंज होगी। क्लियर हो गया। रीजन क्या है इसका, देखो बच्चों, अब जो वीक बेस है हमारे पास, वीक बेस कौन सी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। द प्रेजेंस ऑफ द वीक बेस, और जो वीक बेस होती है वो कॉन्जुगेट एसिड बनाती है, ठीक है। अगर ये वीक है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। The presence of weak base and a strong conjugate acid create a buffering effect, ठीक है। क्या करेंगे, buffering effect, ये दोनों जो है वो buffering effect create करेंगे which help to moderate the pH change as the base is added। जब आप बेस जो है वो ऐड करोगे तो थोड़ा सा जो है वो मॉडरेट चेंज इसमें आएगा। ये किस बेस की बात की जा रही है, आप वीक बेस की बात कर रहे हो। अब इसका रीजन बच्चों क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है, ये वीक बेस है, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अगर ये वीक है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है ये वाला, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड की वजह से जो है
बफरिंग इफेक्ट आएगा सोल्यूशन में। द पीएच ऑफ द इक्विवेलेंस पॉइंट विल बी लेस देन 7। अब इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंस पॉइंट पीछे 7 बना था ना, यहाँ पे पीएच जो है वो लेस देन 7 होगी। 5.27 इसका रीजन क्या है? बिकॉज कॉन्जुगेट एसिड, और कॉन्जुगेट एसिड क्या है? NH4 पॉजिटिव, स्लाइटली डिसोसिएट होगा और रिलीज क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन। तो ये देखो NH4 पॉजिटिव जो है वो डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन बनाएगा जो कि सोल्यूशन को ज्यादा एसिडिक कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से पीएच जो है वो 7 से रिड्यूस होकर 5.27 तक आ जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया बच्चों। अब इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद फर्दर जो है वो पीएच रिड्यूस हुई है, और उस पीएच के रिड्यूस होने का रीजन क्या है? ये कॉन्जुगेट एसिड। मींस दैट आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट जो पीएच है सोल्यूशन की वो डिक्रीज हो जाएगी रैपिडली, जिस वजह से पीएच जो है वो 7 से कम हो जाएगी। ठीक है, रीजन देखो, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। क्लियर है, प्रोवाइडिंग द हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन में पड़ा हुआ है ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो डिसोसिएट होगा कंप्लीटली वाटर में, और वो ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। जब H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो पीएच कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो NH4 पॉजिटिव है ये भी क्या है? ये कॉन्जुगेट एसिड है, और कॉन्जुगेट एसिड भी क्या है बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा ना, तो पीएच को ऑटोमेटिकली ये कम कर देगा, इसलिए पीएच 7 से कम हो जाएगी। इस सोल्यूशन में हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिकेटर वो ज्यादा अच्छा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, सो मिथाइल ऑरेंज हैज इट्स अ कलर चेंज इन द रेंज ऑफ इट, रेंज क्या है? 5.27 ऑलमोस्ट। ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन। तो यहाँ पे भी ये ग्राफ हम पढ़ेंगे तो हमने y एक्सिस पे लिया हुआ है पीएच को, और x एक्सिस पे लिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड, यानी हमारे पास ये ब्यूरेट है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होगा? HCl। अब जो ये फ्लास्क होगी इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, तो आप HCl को इसमें ऐड करोगे, सारा प्रोसीजर सेम होगा। इसमें इनिशियली क्या होगा कि बेस है तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन जो है वो ज्यादा होंगे, तो OH नेगेटिव आयन की वजह से पीएच क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। तो देखो पीएच कितनी है? 10 और 12 के दरमियान में यहाँ पे। ठीक है, तो पीएच ज्यादा होगी, तो इनिशियली क्या होगा? फिर आप एसिड ऐड करोगे। जब आप एसिड ऐड करोगे तो H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, यानी OH नेगेटिव को कम करना शुरू कर देगा, तो आहिस्ता आहिस्ता पीएच क्या होती जाएगी? फिर रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रीजन जो आएगा इसको हम बोलते हैं ये है बफर रीजन। ठीक है, तो बफर रीजन आएगा। बफर रीजन क्या होगा कि यहाँ पे वीक बेस और जो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है वो बफर रीजन क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये पॉइंट आएगा, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, और इक्विवेलेंस पॉइंट पे आपके पास जो पीएच होती है वो होती है 5.27, और ये कम किस वजह से होती है? ये कम होती है इस कॉन्जुगेट एसिड की वजह से, क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है जो कि इस पीएच को कम कर देता है। और इस केस में आप प्रेफरेबली जो ज्यादा बेहतर इंडिकेटर यूज कर सकते हो वो है मिथाइल ऑरेंज। क्लियर हो गया। तो इसमें जो एसिडिक में कलर होता है वो रेड होता है और बेस में वो येलो कलर शो करता है। तो जो फिनोल्फ्थालीन है वो ज्यादा बेटर नहीं है। क्लियर है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट हम जो है वो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।